हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो लाइन कि परिंदों को मंजिल मिलती है यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर खामोश रहते हैं ऐसे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, आपको तैयारी तो करनी है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, आपको टॉपर बनना है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के नहीं कि हाँ मैं टॉपर बनूंगा, उनसे जाकर कहो मैं टॉपर बनूंगा, उनसे जाकर कहो मैं टॉपर बनूंगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि ये दुनिया सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है। अगर आपको टॉपर ही बनना है तो करके दिखाओ, इतना हौसला लेकर आओ कि आप टॉपर बन के दिखाओ, तब ये दुनिया मानेगी। ठीक है, तो आज का ये क्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि मैंने आपके लिए दो लाइन लेकर आया था, इसका मतलब कि ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 50 नंबर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब आप कहेंगे सर जी 50 नंबर को एक वीडियो में कैसे कंप्लीट करोगे? तो आज का ये क्लास एक महामैराथन क्लास है, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो आपका हिंदी का खंड का होता है, इस पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। यकीन नहीं होता तो आप देख लेना अभी। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। जो स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, उनके लिए ये क्लास मैं लेकर आ चुका हूं। आज हम आधे हिंदी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार हम हिंदी में 100 में 100 लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आपका टारगेट हमेशा 100 में 100 का होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी तैयारी कैसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। तो आज हम 50 नंबर इस क्लास में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया भैया कि 50 नंबर हम कंप्लीट करेंगे, अब पढ़ेंगे क्या क्या ये भी तो जानना जरूरी है। फिर एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे भी। देखो, हम टोटल 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है हमारे खंड काव्य, जिसको मैंने यहां पे नहीं लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल 7 टॉपिक को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आप गद्यांश को सॉल्व कराइए, क्योंकि 10 नंबर का पूरा आता है, तो भैया उसको भी हम सॉल्व करना अभी सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश को मैंने इस क्लास में लिया है, तो ध्यान से देखना फुल कंसंट्रेशन के साथ। फिर हम महत्वपूर्ण पद्यांश को सॉल्व करेंगे, ये भी 10 नंबर का आता है। फिर हम एक पद्यांश को सॉल्व करेंगे, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास है तो सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का, किसी एक लेखक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका जीवन परिचय भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। कैसे लिखेंगे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर कहानी को पढ़ेंगे 5 नंबर का, कहानी जीवन परिचय आपका फिक्स होता है, इन सबको पढ़ेंगे। और एक होता है खंड काव्य। ठीक है, क्या होता है? खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का आता है, इसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर मिला जाए तो 10 10 10 30 35 40 45 एंड 50 नंबर का ये पूरा क्लास होगा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट हैं, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है वो सारी चीजें मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर जीवन परिचय, फिर कहानी। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन, जिसको जिसको आंसर पता है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है। देखो, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? कमेंट करो फटाफट अगर आपको पता है। इसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, इसके संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। देखो, हमें पूरा टॉपिक कवर करना है, तो एक एक ऑप्शन को मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं? चलो पढ़ देता हूं। ठीक है, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा क्वेश्चन,
देखो ध्यान से समझना, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, इसमें से कौन है जो हिंदी के रेखा चित्रकार हैं? जयशंकर प्रसाद खा है महादेवी वर्मा, गा है रामकुमार वर्मा, घा है विष्णु प्रभाकर। तो महादेवी वर्मा जी जो है इनमें से हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग फटाफट इसको रिवीजन करते रहे, पढ़ाई करते रहे, आगे मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरा, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? बताइए इसमें से आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? का है घनश्याम दास बिड़ला, खा है त्रिलोचन, गा है शमशेर बहादुर सिंह, घा है बच्चन। तो भैया घनश्याम दास बिड़ला जी ये आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के लाना है तो आपको 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो उसको मैं आपको आगे आगे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। आज जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतना बताऊंगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैराथन क्लास है। बाकी आगे आगे मैं सारे टॉपिक को अलग अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा। चौथा, ची दिलास के रचनाकार कौन है? बताइए ची दिलास इसके रचनाकार कौन है? का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर प्रसाद, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं ची दिलास के रचनाकार, तो आपका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही होगा। इसको नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? इसमें से किसकी गद्य की रचनाओं में करुण संवेदना की प्रधानता है? करुण का मतलब जानते होंगे, ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव, शोक है, मतलब करुण में थोड़ा सा सैड मूवमेंट, ठीक है। का है माखनलाल चतुर्वेदी के, खा है पांडे बेचन शर्मा उग्र के, गा है जयशंकर प्रसाद के, घा है महादेवी वर्मा जी के। तो महादेवी वर्मा जी के अगर आप गद्य को देखेंगे तो उसमें करुण संवेदना की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर घा आपका बिल्कुल सही होगा। सबको नोट कर लेना अपने हिसाब से। 6 नंबर क्वेश्चन, ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। ओल्गा से गंगा ये किसकी कहानी है? बताइए। देखो, का है जैनेन्द्र कुमार का, खा है यशपाल का, गा है राहुल सांकृत्यायन का, घा है प्रेमचंद का। भैया ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है, वोल्गा से गंगा। हो गया, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना, इसमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है? का है बोलगा से बोलगा तक, खा है वाग विलास, गा है पतितों के देश में, घा है चिंतामणि। भैया ये पतितों के देश में ये जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। देखो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का चैप्टर आपके 12th में है, तो उसको पढ़ लेना, उसकी रचनाओं को पढ़ लेना, काम हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीपुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वीपुत्र और माता भूमि निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अगर आपको पता है आपके फर्स्ट चैप्टर के ही लेखक हैं ये, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, आपका एक तीर से 2 निशाना, आपका साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट, उनकी रचनाओं को पढ़ के आप इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसानी से दे देंगे। तो ये हमारे भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग 9 पे चलेंगे। 9 देखो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। अब देखो इनका भी चैप्टर हमारे 12th हिंदी में है, तो वही मैं कहता हूं आप लोग जो भी लेखक हैं, जो भी कवि हैं, सबका साहित्यिक परिचय पढ़ लो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उन्हीं से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इसमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? बताओ जल्दी से। का है त्याग, खा है भूले बिसरे चित्र, गा है अनाम दास का पोथा, और घा है सूरज का 7वां घोड़ा। भैया अनाम दास का पोथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, जाके इनकी रचनाओं को पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? जल्दी से बताओ। का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ज्ञानोदय के पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देना। देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि स्कंदगुप्त ये नाटक है, ये किसकी रचना है? इस नाटक को किसने लिखा है? कमेंट में अपना आंसर दीजिए।
समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग गद्यांश को देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव मैंने 10 आपको बता दिया है। आगे आगे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नो टेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। इसमें क्या होता है भैया? इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपका 10 नंबर बिल्कुल फ्री में रहता है। आप लोग कहेंगे सर जी फ्री में कैसे? ठीक है, तो चलिए बताते हैं कैसे आपका फ्री में 10 नंबर कंप्लीट होता है। देखो आपको एक इतना बड़ा सा गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, किस चैप्टर का है ये आपको पहचानना है भाई, आपका काम है। इसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पांचों का आंसर दोगे, एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, पांचों के लिए 10 नंबर आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है इनका आंसर कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, इनका आंसर हमें इसी में मिल जाएगा। तो चलिए पहले इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, देखो पहले इसको पढ़ो। आप भी बोर्ड एग्जाम देने जाना तो सबसे पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो देखो ध्यान से समझिए, मैं पढ़ रहा हूं एक एक वर्ड को। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। ठीक है, उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ठीक है, जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। मतलब इंद्र बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु माना जाता है, जीलियस माना जाता है, क्योंकि वो निठल्ला है, कोई काम नहीं करता। ठीक है, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न व बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब ये आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया। अब एक बात बताओ कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है? बताओ जल्दी से, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा गद्यांश है ये निंदा। देखो इस गद्यांश में एक वर्ड आया है निंदा, तो इसका मतलब ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, क्योंकि निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो यहां पे कुछ कीवर्ड रहेंगे जिसकी सहायता से आप पहचान सकते हैं कि ये किस पार्ट से है और इसके लेखक कौन है। पार्ट तो आप पहचान लेंगे, लेकिन लेखक आपको याद रखना है कि कौन से लेखक हैं। अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर। वही चीज आपको पहचानना है ये किस पार्ट से है, इसके लेखक कौन है, 2 नंबर कंप्लीट। मैंने बता दिया ये आपका किस पार्ट से, देखो यहां पे लिखा भी है, देखो हरिशंकर, ये आपका है किस पार्ट से, निंदा रस चैप्टर से, इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो इसको आप चाहे संदर्भ लिखें और या तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब देखो भैया यहां पे देखो इस गद्यांश में यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे रेखाएं हैं, देखो ये लाइन है, इतने का अपने शब्दों में व्याख्या करना। आप लोग कहेंगे सर जी ये तो गद्यांश है, इसमें कैसी व्याख्या? देखो थोड़ा सा बना चढ़ा के अच्छे से आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा भैया। ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिख दें, थोड़ा चेंज करके अच्छे से कुछ क्रिएटिव करो तब आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो देखो यहां से लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है ये देखो, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। 2 नंबर आपका सीधा सीधा कंप्लीट, एक ही लाइन में आंसर लिखा है। क्वेश्चन था निंदा का उद्गम कहां से होता है, तो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, यही हमें लिख देना है। देखो आपका आंसर इसी में मिल रहा है। चौथा, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो निंदा करने वाला जो व्यक्ति होता है, देखो यहां पे लिखा है कहीं, ये देखिए, ये वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। देखो दूसरे, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें इसी में दिया गया है, तो कहीं बाहर से नहीं मंगाना है जोमेटो से आंसर इसका, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से। आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर गद्यांश में ही मिलेगा। देखो सीधा सीधा लाइन में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भैया, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो देखो यहां पे लिखा गया है इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है,
तो देखो ये इंद्र बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है, तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईश्वरियालु माना जाता है। भैया गुस्सा मत होना, जो बुक में है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा मत कहना कि हमारे देवी देवताओं का आप अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्र जी बहुत ईश्वरियालु थे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक एक का आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको आंसर ढूंढ कर भी बता दिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो हम बिल्कुल लिखेंगे। देखो पहले आपको करना क्या है, ये जो आपका गद्यांश है ध्यान से समझना, ये जो गद्यांश है इसका जो फर्स्ट दो वर्ड है, जो लास्ट दो वर्ड है, इसको ऐसे लिख देना है डॉट डॉट करके। देखो ऐसे लिख देना है। देखो निंदा का डॉट 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 करके होती है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके एग्जाम में दो गद्यांश रहेंगे, दो में से एक करना होगा, क्वेश्चन तो उतारना नहीं है। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है, तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो हमने पढ़ा है हाई स्कूल में भी संदर्भ, संदर्भ में हम लोग पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखते हैं। तो देखो संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाद, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे लिखो। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखो गद्य भाग जो है इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये ध्यान रखना, बाकी ये ब्लू से, में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई, ये भी ब्लैक पेन से लिखना, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो ब्लैक पेन से लिखना है, द्वारा लिखित निंदा रस, ये भी ब्लैक पेन से लिखना, शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो यहां पे लेखक का नाम और पाठ का नाम दोनों आ गया, संदर्भ हमारा हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। आपका 2 नंबर कंप्लीट, संदर्भ हो गया। कोई दूसरा पाठ या लेखक है तो आप लेखक और पाठ के जगह पर दूसरा लिख देना। मान लीजिए अशोक के फूल से लिया गया तो आप लोग यहां पे लेखक का नाम बदल देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पाठ का नाम अशोक के फूल कर देना, ठीक है। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया, हमने पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया संदर्भ करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसका आपको व्याख्या करना है कि इंद्र बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब इसका अपने भाषा में हम लिख देते हैं। देखो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है। देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख दिया गया है, ठीक है। वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते और रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा चेंज करके लिख देना है अपनी भाषा में। देखते हैं और है, देखो और भी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता, खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं ये अपनी कर्मठता से मेरे पद को न छीन ले, अतः वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। मतलब कोई साधु संत, कोई बहुत कर्मी मनुष्य अगर तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो वो जलता है देखकर कि कहीं ये बहुत ज्यादा मेहनत करके मेरे पद को ना छीन ले, ठीक है। तो ये आपका हो गया, थोड़ा चेंज करके आपको लिख देना है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर कंप्लीट। तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है, तो मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था, ये वाला निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, तो इसी को हम लोग लिख देंगे तीसरे में। देखो ये निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, सिंपल सा है, कुछ हमें करना है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट, 6 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो देखो यहां पे लिखा है निंदक दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है, तो यही मैं लिख दूंगा यहां पे। देखो ये चौथा, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। बस हो गया, सिंपल सा है। 8 नंबर कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है कि इंद्र को ईश्वरियालु क्यों माना जाता है। तो देखो इंद्र बड़ा ईश्वरियालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। तो देखो मैं ऐसे लिख दूंगा थोड़ा चेंज करके कि निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईश्वरियालु माना जाता है। भैया 10 नंबर कंप्लीट हमारा।
ऐसे एग्जामिनर देगा ले बेटा 10 में 10, इस पे तेरा ही हक है। तो हमारा गद्यांश भी कंप्लीट हो चुका है। राम राम। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पद्यांश। ये भी गद्यांश की ही तरह होता है। तो चलिए उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी 10 नंबर के आएंगे। प्रोसेस वही है, बस आपका होगा क्या, जैसे वहां पे गद्यांश दिया गया था, यहां पे हिंदी पद का एक दे दिया जाएगा आपको पद्यांश। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसके नीचे भी रहेंगे 5 क्वेश्चन। ये देखो वही सेम प्रोसेस, और आपको नंबर फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो और इसका आंसर भी मैंने यहां पे लिख रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इसको समझते हैं पहले। महत्वपूर्ण पद्यांश, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भया तुरु के थेवे, उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। ये किस चैप्टर का है थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं। ये आपका है, देखो लिखा हुआ है यहां पे, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है। मतलब ये हमारा कैकेयी का अनुताप चैप्टर है, उससे ये लिया गया, और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। होता क्या है, जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है तो उसमें कैकेयी जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अब कैकेयी जी जब श्री राम का वनवास हो जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, तो कैकेयी जी को बहुत पश्चाताप होता है। उसी पर चैप्टर है कैकेयी का अनुताप। ठीक है, और होता क्या है, यहाँ पे श्री राम जी से मिलने भरत और अयोध्यावासी जो है वो मधुबन गए हुए हैं। ठीक है, चित्रकूट गए हुए हैं, तो वही चीज है। देखो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूं, जितना मैं आपको बता सकता हूं उतना मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो तदंतर का मतलब होता है के पश्चात या के बाद। ठीक है, बैठी हुई है सभा, सभा उटज, कुटिया, उटज का मतलब होता है कुटिया के आगे, यानी कि कुटिया के आगे, यानी कि भरत जी और अयोध्या के वासी जो है श्री राम जी से मिलने मधुबन गए हुए हैं। ठीक है, मधुबन नहीं होगा शायद, यहां पे हाँ चित्रकूट होगा या फिर पंचवटी होगा। ठीक है, पंचवटी गए हुए हैं। तो होता क्या है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, मतलब वहां पे श्री राम जी के कुटिया के सामने एक सभा बैठी हुई है। उस सभा में हमारे भरत जी हैं और अयोध्यावासी हैं, ताकि वो श्री राम जी को घर पे लेके जा सकें, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास हुआ था श्री राम जी को, तो वो घर ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी कि भरत जी और अयोध्यावासी श्री राम जी की कुटिया के सामने बैठे हुए हैं। और बैठे हुए तो कैसा लग रहा है, ठीक है, देखो नीले बितान, नीले का मतलब होता है नीले, बितान का मतलब होता है मंडप। ठीक है, मंडप के तले, तले का मतलब नीचे, दीप दीपक बहु जागे, बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे, जागे जगमगा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे जगमगा रहे हो, ऐसा लग रहा है। उस कुटिया के सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे जगमगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भया तुरों के थेवे, यानी कि टकटकी लगाए, एक टक लगाए हुए, नजर गड़ाए हुए, नयन आंखें, सुरों, सुरों का मतलब होता है देवतागण, और जो हमारे देवतागण है वो भी नजर लगाए हुए देख रहे थे सब कुछ के थेवे। ठीक है, परिणामोत्सुक, और वो परिणाम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि क्या होगा, और वो डरे हुए भी थे। उन भयातुरो, भयातुरो का मतलब डरे हुए के थेवे। ठीक है, यानी कि हमारे देवतागण भी उस सभा को टकटकी लगाए हुए देख रहे थे और उस परिणाम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, श्री राम जी कुछ बोल न दें। ठीक है, लेकिन श्री राम जी तो श्री राम जी हैं। ठीक है, तो ये आपका है कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुर के थेवे। ठीक है, तो जो हमारे देवतागण जी जो हैं वो भी टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रहे थे अपनी आंखों से, और थोड़ा बहुत डरे हुए भी थे कि कहीं कोई उल्टा रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज, उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न कर रही थी, करौंदी कुंज, करौंदी कुंज का मतलब होता है जो करौंदे का बगीचा होता है। देखो करौंदे के जो वृक्ष होते हैं उसमें पुष्प होते हैं। ठीक है, तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा, वायु रह रहकर, उस बगीचे में जो पुष्प है उससे वायु रह रहकर आ रही थी, उस पुष्प से वायु रह रहकर आ रही थी।
करती थी, वो कर रही थी सबको, सभी को पुलक पूर्ण, यानी कि आनंद से परिपूर्ण कर रही थी, मह मह कर, महक महक कर। तो वहां पे होता क्या है कि करौंदे का एक बगीचा है, उसमें पुष्प लगे हुए हैं और उस करौंदे के बगीचे से पुष्प रह रहकर आ रही है, और वहां पे जितने लोग बैठे हैं उनको प्रसन्न, उनको आनंद से परिपूर्ण कर रही है, महक महक कर आनंद से परिपूर्ण कर रही है। ठीक है, वहां का लुक ही बहुत अच्छा था। देखो, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, और वहां पे जो लोग बैठे थे, जो उस समय का जो नजारा था वो चंद्रलोक की भांति प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात है और चंद्रलोक की तरह वो प्रतीत हो रही थी। तभी होता क्या है, हमारे प्रभु श्री राम जी बोलते हैं, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निज जैसी, प्रभु बोले गिरा, गिरा का मतलब होता है वाणी। ठीक है, गंभीर मतलब गंभीर, नीर निधि जैसी, नीर निधि का मतलब समुद्र जैसी। और उसी वक्त क्या होता है कि हमारे श्री राम जी, हमारे प्रभु जी सागर की भांत गहराई से की तरह अपने वाणी से कुछ बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने सागर के इतने गहराई की तरह कुछ बोला। ठीक है, सागर की तरह। तो ये आपका पद्यांश हो जाएगा। मतलब हमारे भरत जी जो हैं वो श्री राम जी को लेने गए हुए थे और कैकेयी जी अनुताप कर रहे हैं, उसी चैप्टर का ये है। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखो, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका आपको व्याख्या करना है। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। प्रभु सागर सदृश गंभीर स्वर में बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे भैया? तो भरत श्री राम जी को लेने चित्रकूट गए हुए थे। इतना आपको सिर्फ लिख देना, 2 नंबर कंप्लीट। चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो देखो राम जी नहीं थे, तो अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, क्योंकि पहले कैकेयी भी चाहती थी कि श्री राम जी को राज्य न मिले, भरत को मिले। ठीक है, तो उन्हीं को मिला था। पांचवा, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भैया 2 अलंकार हैं, उपमा और अनुप्रास, दोनों अलंकार हैं। अब एक एक का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखेंगे। तो ऐसे यहां पे देखो, वैसे ही हमें भी लिखना है जैसे गद्यांश में हमने किया था, तदंतर डॉट डॉट करके निर्निधि जैसी, ऐसे कर देना। देखो ये तदंतर और डॉट डॉट करके निर्निधि जैसी, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हमने यही वाला पद्यांश सॉल्व किया है। अब देखो, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, वही सेम प्रोसेस। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त, ये ब्लैक से लिखिएगा, द्वारा रचित साकेत, ये भी ब्लैक से लिखिएगा, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है साकेत, तो ये साकेत का एक छोटा सा शीर्षक है कैकेयी का अनुताप, ये उसी से लिया गया है। तो ऐसे लिखेंगे, जिसके नीचे मैंने रेड अंडरलाइन किया है उसको आप लोग ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, इसको नहीं। ठीक है, देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसका आपको व्याख्या करना, हुआ चंद्रलोक था कहां चांदनी में ऐसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तो देखो हम लोग करेंगे ये रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अपनी तरह से। देखो आपको अगर पद्यांश को सॉल्व करना है भैया तो हिंदी मीनिंग उसका पढ़ना ही होगा। ठीक है, देखो, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के लिए परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। ठीक है, ये वैसा प्रतीत हुआ। तो भैया ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। ठीक है, आगे नहीं है शायद, तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? तो सीधा सीधा लिख दो तीसरा। अब एक एक लाइन का आंसर है, भरत राम को लेने चित्रकूट गए होते, हमारे श्री राम जी को लेने चित्रकूट गए हुए थे। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो राम जी के अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस एक एक लाइन का आंसर है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी, पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो इसमें हमारा अलंकार उपमा और अनुप्रास है। देखो 2-2 नंबर ये समझ लो फ्री के थे। ठीक है, तो 6 ये
और 4 वो 10 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। तो भैया कुछ होता नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो देखो मैं आपको, अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, अभी तो हमने 30 नंबर कंप्लीट किया है, अभी जीवन परिचय है, लेखक और कवि का कहानी है, सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ऐसी क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा नॉन स्टॉप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो, इनका नाम है जीवन परिचय। देखो आज के इस क्लास में मैंने लिया है हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, 5 नंबर का आएगा। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी रचनाओं को। अब आप लोग कहेंगे सर जी वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनको छोड़ के आपने इनका क्यों लिया? देखो उनका मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, शुभम लेक्चर, वो भी मिल जाएंगे। तो आज कुछ अलग करते हैं ना, बार बार एक ही चीज पढ़ने से क्या फायदा। तो देखो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर जीवन परिचय क्या होता है, साहित्यिक परिचय क्या होता है, उनकी रचनाएं क्या होती हैं। देखो आपके हिंदी के पेपर में ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखो, लेकिन हमें छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाओं को लिखना है। तो जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही आपको लिखना है। देखो सबसे पहले जीवन परिचय एक हेडिंग डालेंगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, यही सब लिखना है। देखो श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। यह लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में मैंने बताया कुछ खास नहीं लिखना होता है, थोड़ा बहुत लिखना है, बाकी नहीं। ठीक है, आगे देखो। आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, मतलब स्टार्टिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक जो इनकी शिक्षा है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुई। फिर 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया और 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। बस इतना सा लिख देना, छोटा सा, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। अगर 1-2 लाइन आप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी शिक्षा उच्छा और भी बताना चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, बट इससे हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। हमारा मेन जो टारगेट है वो साहित्यिक परिचय होता है, क्योंकि साहित्यिक परिचय मेनली आता है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। तो देखो साहित्यिक परिचय, परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई शिक्षा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया है। विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर 2-4 लाइन और आप लिख सके तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो बहुत बड़ा भी मत कीजिएगा, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, देखते हैं आगे भी है या नहीं है, थोड़ा सा और है। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। मतलब ये थे क्या, इनको कौन सा पुरस्कार मिला, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, ये इनका परिचय है और इसको आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। रचनाओं में देखते हैं परसाई जी की रचनाएं, हेडिंग डालना परसाई जी अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबर युक्त जीवन पर गहरी चोट करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, तो आपको हेडिंग डाल के लिखना, जैसे कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये इनकी उपन्यास रचना है। ठीक है, निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये इनका निबंध है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। देखते हैं आगे भी है या इतना ही है। देखो बस इतनी सारी आपको लिखना है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, इसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप किसी भी लेखक का जब आप जीवन परिचय लिखें तो उनका छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर उनकी रचनाओं को लिख देना है। 80 शब्दों में आपको लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि 100 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। कवि में हमने लिया है जयशंकर प्रसाद जी को, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको दिला के जाएंगे। हाई स्कूल से ही आपके साथ हैं और इंटर में भी आ गए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाओं को लिखना। तो देखो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक
प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बस इतना सा लिखना है, थोड़ा सा 2-4 लाइन आपको लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, तो ये आपका जीवन परिचय हो गया। अब लिखेंगे साहित्यिक परिचय को। देखो साहित्यिक परिचय, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब ये किस प्रकार की रचनाएं करते थे, कौन कौन सी रचनाएं करते थे, ये सब आपको लिखना होगा। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। साहित्यिक परिचय में प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। बस इतना सा आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। तो देखो आपको 80 शब्दों में लिखना है, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे और इसको गिन के आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये इनका साहित्यिक परिचय, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, इनके रचनाओं में क्या क्या होता था। ठीक है, इनकी रचनाओं को भी देखते हैं। आप देखो रचनाएं इनकी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य ग्रंथ में इन्होंने लिखा है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, बहुत ही फेमस रचना है कामायनी, बहुत फेमस रचना है। ठीक है, कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, मतलब पूरी रचना नहीं हो पाई थी, तो ये इनकी उपन्यास रचना है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में इन्होंने प्रेम राज्य। तो ऐसे हेडिंग डाल के खूब सुंदर, खूब अच्छे से आपको लिखना है, ये हो जाएगा इनकी रचनाएं। अब हमारा आता है कहानी। हम कहानी, किसी एक कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। देखो भैया 5 नंबर का आता है, ये भी फिक्स होता है। मैं आपको बता दूं 2-3 कहानी ही आपको पढ़नी होती है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। इन 3 कहानी को अगर आप पढ़ के जाते हो ना, 5 नंबर कंप्लीट। और कहानी पढ़ना क्या है, सुन लो, याद हो जाएगा। वैसे आज हम पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारांश हम पढ़ चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना पंचलाइट कहानी का सारांश, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाके देख लेना सारांश। आज उद्देश्य को पढ़ लेते हैं, आखिर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। देखो इस कहानी में 2-3 मेन किरदार हैं, गोधन, मुनरी, गुलरी काकी। गोधन जो है मुनरी से प्यार करता है और गुलरी काकी जो है मुनरी की मां है, जो कि वो नहीं चाहती थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। देखो फणीश्वर नाथ रेण जी की हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे। मतलब ये जो कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, और वो किसी कॉफी हाउस या किसी अच्छे से घर में बैठकर उन्होंने रचना नहीं की है 5 स्टार में। वो अपने जो पात्र हैं उनके बीच वो रहे हैं, ये रियल कहानी है। ठीक है, बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। ठीक है, इतना आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस कहानी के द्वारा रेण जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा। जो ग्रामीण के लोग हैं उनका वास्तविक चित्र उन्होंने बताया है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगाए सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। मतलब आवश्यकता जो है वो बड़े से बड़े परंपरा और रूढ़िगत संस्कारों को भी वो व्यर्थ साबित कर देती है। आवश्यकता, नीड, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और किसी आदमी से लेना है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप उस आदमी से लेंगे जरूर। ठीक है, यही चीज है, बहुत जरूरत है। तो कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। मतलब ये तो उद्देश्य है। ठीक है, आगे और भी है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उससे समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में बट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेण जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेण जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी
दी है। ठीक है, बस इतना बड़ा आपको लिखना है। देखो भैया ये उद्देश्य था तो मैंने उद्देश्य की तरह बता दिया, मतलब जो आवश्यकता है वो बड़े से बड़े परंपरागत रूढ़ और रूढ़िवादी मतलब सब कुछ वो व्यर्थ साबित कर देती है। देखो लिखा है, ठीक है, आवश्यकता जो है वो बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ कर देती है। अगर मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको खून की जरूरत है, ठीक है, मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप जो है वो किसी व्यक्ति से मैच कर रहा है और वो व्यक्ति खून नहीं देना चाहता, तो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे भाई दे दीजिए। वो अगर दे देता है तो आप भले वो आपका दुश्मन हो फिर भी आप उसको बहुत अच्छा मानेंगे। तो ये कहानी का उद्देश्य है, सारांश मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, कैसे क्या होता है। गोधन प्यार करता था मुनरी से, ठीक है, फिर आगे क्या होता है सारी कहानी मैंने आपको पहले से ही बता रखी है। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गया। एक और टॉपिक बचता है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। वो बचता है खंड काव्य। कौन सी कहानी, चलो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखो मैं स्टार्टिंग में चलता हूं, ये सब हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग चलेंगे अपने सेकेंड पेज पे, ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया था। देखो ये हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी। ये तो 45 नंबर हो गया। अब एक खंड काव्य होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया खंड काव्य जो होता है ये 5 नंबर का आता है। अब आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे हम अगर गोंडा से हैं तो हमारे यहाँ त्यागपथी है, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में सत्य की जीत होगा, किसी में श्रवण कुमार होगा, ठीक है, किसी में आलोक वृत्त होगा, ठीक है, और भी हैं। तो जो आप में है वो आप लोग अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं सर हमारे में कौन है, या तो आप लोग कमेंट करो आप किस जिले से हो, मैं आपको बता दूंगा आप में खंड काव्य कौन सा है, क्योंकि ये जिला वाइज होता है। आप में जो है वो आपको पढ़ना, इसीलिए मैंने इस क्लास में इसको नहीं लिया है, क्योंकि मैं त्यागपथी बता दूं आप किसी दूसरे जिले से हो, आप में दूसरा, बाकी सारे टॉपिक सेम रहते हैं, सिर्फ खंड काव्य अलग अलग होता है। तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है आप बताइएगा। आप अपने बुक में देखिएगा, नहीं मिल रहा तो अपने हिंदी वाले टीचर से पूछिएगा सर हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। फिर भी नहीं बता रहे तो हमें कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर बता भी दिए हैं तो भी कमेंट कर देना कि हमारे में ये है, ठीक है। ये अलग अलग जिलों में, कुछ जिलों में त्यागपथी है, किसी में रश्मि रथी है, किसी में आलोक वृत्त है, किसी में सत्य की जीत है, तो सब में अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहां पे नहीं लिया है। तो हमारी मैराथन क्लास जो है वो यहीं पर फिनिश होगी। पूरे 50 नंबर की ये क्लास थी और ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलता, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है, समझ में आया। तो जिंदगी में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। तो आप भी मेहनत करते रहें, लगातार परफॉर्म करते रहें, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाके आप लोग हल्ला बोल के आए और इस बार टॉपर बन के आए। तो इस जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के जब तक इन सब्जेक्ट को नहीं रख देंगे तोड़ के, ठीक है, मतलब हम बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवा के ही यहां से जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।